तो आज से सावन की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए सबसे पहले बात हम सावन की ही करेंगे। और कहते हैं कि भगवान शंकर को सावन का महीना सबसे प्रिय है। सावन में भगवान शिव के जलाभिषेक से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उनके दर्शन से सारे बिगड़े काम भी बन जाते हैं। तो ऐसे में आज मंदिर मंदिर शिव का जयकारा गूंज रहा है। लोग सुबह से भोले के दर्शन को पहुंच रहे हैं। आपके सामने तस्वीरें आप देख सकते हैं। शिव भक्ति से जुड़ी हुई 12 तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में आप भोले के भक्तों का उत्साह देख सकते हैं। क्या हरिद्वार, क्या काशी और क्या उज्जैन, हर जगह बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। तो शहर शहर शिव का जयकारा है। सावन के पहले ही दिन देश के कोने कोने में भगवान भोलेनाथ की भक्ति के रंग बिखरे हुए हैं। जगह जगह शिव भक्त और श्रद्धालु भगवान शंकर की पूजा अर्चना और जलाभिषेक के लिए सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। वाराणसी हो या बाबा बैद्यनाथ या फिर प्रयागराज, हर जगह शिवालयों और मंदिरों में भोले बाबा के जयकारे हैं। और देखिए, सावन के मायने किसी भी शिव भक्त के लिए बहुत ज्यादा गहरे हैं। सावन में भगवान शिव को साधना आसन माना जाता है, इसीलिए आपको मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ नजर आएगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे शहर शहर भक्तों पर चढ़ा है शिव का रंग। हर तरफ हर हर महादेव की जयकार, तमाम मंदिरों में बम बम भोले की गूंज, भक्तिमय माहौल, श्रद्धा और आस्था की अनूठी तस्वीर देश के कोने कोने में नजर आ रही है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सावन के पहले दिन तड़के 3 बजे ही डमरू और झांझ मंजीरे की मधुर ध्वनि और मंत्रोच्चारण के बीच भगवान महाकाल की भव्य भस्म आरती हुई। सावन के पावन महीने में भक्तों को दर्शन देने के लिए महाकाल निर्धारित समय से पहले जाग गए। अधिक से अधिक शिव भक्तों को दर्शन हो जाए, इसलिए लौकिक व्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए 1 घंटा पूर्व ये कई वर्षों से है और भगवान का पूजन अर्चन करते हुए पुजारियों ने आज भगवान को विजया श्रृंगार से श्रृंगारित किया। भगवान को आज चंद्रमौलेश्वर चंद्रमा का धारण भी मस्तक पे कराया। ये दिव्य स्वरूप अलौकिक दर्शन भक्तों ने किया। वहीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी के विश्वनाथ मंदिर में श्रावण मास के प्रथम दिवस का शुभारंभ महादेव की मंगला आरती से हुआ। फूलों और बेलपत्र से बाबा विश्वनाथ का अद्भुत श्रृंगार किया गया है। देवादिदेव महादेव को जलधारा अति प्रिय है और अगर महासावन का हो तो शिव भक्त कैसे पीछे रह सकते हैं। पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया से श्रद्धालु काशी विश्वनाथ के दरबार में दर्शन पूजन के लिए आ रहे हैं, जलाभिषेक के लिए आ रहे हैं, दुग्धाभिषेक के लिए आ रहे हैं और बाबा को विलपर अर्पित कर रहे हैं, साथ ही साथ अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। वाराणसी में गंगा स्नान करके श्रद्धालु बाबा के दरबार में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं और भोलेनाथ की आराधना की मनोकामना पूरी कर रहे हैं। हम यहाँ से पूजा की थाली लेकर गए थे, उसके बाद हमने जल अभिषेक किया, फूल मालाएं चढ़ाई और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया है। बाबा ने बुलाया और ये संजोग बन गया है कि आज मुझे बाबा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संगम नगरी प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में भी शिव भक्तों की जमघट नजर आई। भोले भंडारी को खुश करने के लिए कोई जलाभिषेक कर रहा है तो कोई दूध और बेलपत्र अर्पित करके पूजा अर्चना कर रहा है। अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार हर कोई महादेव के दर्शन और उनकी वंदना में जुटा हुआ है। ये वही मंदिर है जो स्वयंभू शिवलिंग है और यहाँ पर ये मनकामेश्वर मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं
और भगवान भोलेनाथ को जो उनकी प्रिय वस्तु है वो चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं और दूध से जलाभिषेक कर रहे हैं। आस्था और श्रद्धा का भक्तिमय माहौल गाजियाबाद के ऐतिहासिक दूधेश्वर नाथ मंदिर में भी नजर आ रहा है। सावन के पहले दिन मंदिर में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। तमाम लोग यहाँ कतारों में लगकर भोले बाबा के दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। बाबा के लिए जल है, फूल है, बेलपत्र है और बस दूध। इस मंदिर में जो कुछ मांगो सब पूरा हो जाता है? जी बिल्कुल, मन से मांगोगे तो सब पूरा होगा। मन से मांगो तो सब पूरा होगा। आस्था और श्रद्धा का भाव जरूर होना चाहिए और कहते हैं कि भोलेनाथ इतने भोले हैं कि अगर आप सिर्फ जल भी चढ़ा दें तो भी वो खुश हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद देखिए तमाम जो भक्त हैं उनके हाथों में वो सारी चीजें हैं जो शिव को पसंद है। सावन आज से शुरू हो गया है। उस पूरे सावन के महीने में दूधेश्वर नाथ मंदिर का यही नजारा रहने वाला है। क्या आम और क्या खास, सावन के पहले दिन भगवान शिव की आराधना में कोई भी पीछे नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आज प्रातः काल रुद्राभिषेक और हवन किया। उन्होंने भगवान भोले शंकर से जगत के कल्याण और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। वहीं जयपुर में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी शिव भक्ति में लीन नजर आईं। उन्होंने यहाँ के राज राजेश्वर मंदिर में भक्तिभाव से महादेव की आराधना की, जल और पुष्प अर्पित किए और आरती की। जयपुर के ताड़केश्वर मंदिर सहित दूसरे मंदिरों में भी इस अवसर पर लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भोलेनाथ की पूजा करके सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। सावन के पहले दिन देश के कोने कोने में शिव मंदिरों में देवादिदेव महादेव के जलाभिषेक के लिए लोगों का रेला उमड़ रहा है। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में से एक देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में आज से ही कांवड़ियों का रेला लगा हुआ है। दूर दूर से लोग यहां बाबा को जल चढ़ाने आते हैं। सावन शुरू हुआ, लास्ट सावन पूर्णिमा 9 अगस्त को होगा, रक्षाबंधन के दिन। अर्घा आज लग गया, बाहरी अर्घा, भीतरी अर्घा। यात्रियों की सुविधा के लिए व्यवस्था बहुत अच्छा है, सरकारी व्यवस्था फर्स्ट क्लास है। यही कारण है कि साल भर तो लोग भोले भंडारी की पूजा करते ही हैं। सावन में खास तौर से उनका अभिषेक करते हैं, क्योंकि सावन भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने भर भक्तों पर भोले बाबा की विशेष कृपा बरसती है। इसीलिए भगवान शिव के सभी ज्योतिर्लिंगों सहित देश के कोने कोने में हर शिव मंदिर में आज से खास तौर पर देवादिदेव महादेव की आराधना का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो 9 अगस्त यानी श्रावण पूर्णिमा तक जारी रहेगा। वाराणसी से रोशन जायसवाल, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, गाजियाबाद से मनीष चौरसिया, देवघर से शैलेंद्र मिश्रा और दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, सावन आते ही भोले के भक्तों का जोश देखते ही बन रहा है। कांवड़ियों की टोली भोले के जयकारे से गूंज रही है, लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा में ऐसे तमाम रंग भी नजर आ रहे हैं जो जरा हटकर हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि भोले को समर्पित इस पावन महीने में तमाम शिव भक्त गंगा और गंगोत्री से कांवड़ में जल लेकर वापस अपने घर आएंगे। सभी कांवड़ियों की अपनी अपनी मनोकामनाएं हैं और भोले बाबा को खुश करने के लिए वो न केवल मुश्किल सफर कर रहे हैं, बल्कि शानदार कांवड़ लेकर भी चल रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कांवड़ यात्रा के कुछ ऐसे ही खास रंग। धर्म नगरी हरिद्वार इन दिनों शिवमय है। यहाँ पर हर की पैड़ी कांवड़ियों से गुलजार है, जहाँ आस्था की बयार बह रही है
और दूर दूर से पहुंचे कांवड़िए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर समेत तमाम राज्यों से कांवड़िए यहाँ गंगा जल लेने पहुँच रहे हैं ताकि सावन में अपने अपने इलाकों के शिव मंदिरों में महादेव का जलाभिषेक कर सके। इस दौरान यहाँ तरह तरह के कांवड़िए पहुँच रहे हैं और कांवड़ यात्रा के अनोखे रंग भी देखने को मिल रहे हैं। पारंपरिक यात्रा है धर्म के इस त्योहार में, लेकिन यहाँ पर कांवड़ियों के बीच बड़ी प्रतियोगिता चलती है कि कितनी भारी कांवड़। अब देखिए यहाँ एक छोटी कांवड़ है, ये मुश्किल से 8 से 11 किलो होगी, फिर आगे बढ़ती जाएगी 21 किलो होगी, 51 किलो होगी। ये सबसे बड़ा देखिए मयूख के साथ तैयार है बड़ी कांवड़। कहाँ से आए हैं आप लोग? बोले दिल्ली से आए हैं। तो ये बताइए कितने किलो की कांवड़ है ये होगी 1 के आसपास। कितना? 1 क्विंटल 100 किलो। कितने लोग एक आदमी उठा लेगा? नहीं, 2 बोले। 2 बोले मिलकर उठा लेंगे और दिल्ली तक ले जाएंगे। कांवड़ भगवान भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा, आस्था, तप और त्याग का प्रतीक है, तो इसके साथ ही श्रद्धालुओं की निजी भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। यही वजह है कि सावन में चल रही कांवड़ यात्रा में कई ऐसे चेहरे भी दिखते हैं जो भक्ति के साथ साथ अपने फर्ज, अपनी तमन्ना और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भी ये कठिन सफर कर रहे हैं। कांवड़ियों की इस भीड़ में एक चेहरा ऐसा भी है जो भगवान शिव के लिए नहीं बल्कि दोस्ती का फर्ज निभाने के लिए कांवड़ यात्रा कर रहा है। बागपत के मुजफ्फरनगर बड़ौद कांवड़ मार्ग से गुजर रहे अशोक कुमार नाहरी नेशनल लेवल के कबड्डी प्लेयर रह चुके हैं। मिस्टर नॉर्थ इंडिया का खिताब भी जीत चुके हैं और बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल भी हासिल कर चुके हैं। इस बार अशोक 212 किलोमीटर की दंडवत कांवड़ यात्रा पर निकले हैं। इसके पीछे मकसद खास है। अशोक इस बार गंभीर बीमारी से जूझ रहे अपने जिगरी दोस्त की जिंदगी की दुआ मांगने के लिए कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। बड़े श्रद्धा है, अपने पिता से माने पता है अपने, और 2 दोस्त है मेरे जिनकी किडनी प्रॉब्लम है, दिल उसकी दिल्ली से चल रही है। कब तक आपकी इस तरीके की कांवड़ चलती रहेगी? जब तक ठीक ना हो। वहीं कुछ कांवड़िए कांवड़ यात्रा के साथ साथ देशभक्ति का संदेश भी दे रहे हैं। मेरठ के रहने वाले 9 युवकों की एक टोली पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए कांवड़ लेकर निकली है। ये शिव भक्त हरिद्वार से 151 लीटर गंगा जल लेकर पैदल मेरठ तक अपनी कांवड़ यात्रा पूरी करेंगे। जितना बाबा भिजवा दो उतना चल देंगे, जब थक जा अपना कहीं व्यवस्था से देख के। और जी जितना प्यार हमें भोले बाबा उतनी प्यार हम अपना देश है जी। इस कांवड़ के बाद और भी कांवड़ लेंगे? हाँ जी, इस कांवड़ के बाद अब हम पूरी टीम हरिद्वार दोबारा जाएगी, पिट्ठू बैग लेकर आएगी, वो अपने लिए लाएंगे जी। वहीं मेरठ में एक ऐसी कांवड़ भी तैयार की जा रही है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखती है। मेरठ के युवाओं ने ये अनूठी कांवड़ तैयार की है। ये कांवड़ भारतीय सुरक्षा बलों की कार्रवाई और देशभक्ति की भावना को समर्पित है। इसके जरिए हरिद्वार से गंगा जल लाकर भोलेनाथ को अर्पित किया जाएगा। इसको लेकर के जो ऑपरेशन सिंदूर वाली बात है ना, पूरे पब्लिक का जोश बहुत जबरदस्त हाई है। और अगर इस कांवड़ की बात करी जाए ना, तो ये सिर्फ एक कांवड़ नहीं है ना, ये पूरे हिंदुस्तान की भावनाएं हैं जो यहाँ पर आप लोगों को हरिद्वार से लेके आपको दिल्ली तक, मेरठ तक दिखाई देगी। हमने इस कांवड़ को ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बनाया है। जो ये पहलगाम में अटैक हुआ था उसके ऊपर जो ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था, तो उसकी वजह से हमने हिंदू मुस्लिम का एकता दिखाने के लिए इस कांवड़ को बनाया है। आमतौर पर कांवड़ यात्रा से लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी होती हैं, लेकिन इनके जरिए अब लोग सामाजिक भावनाओं को जाहिर करने और जागरूकता के संदेश भी देने की पहल कर रहे हैं। मेरठ से उस्मान चौधरी, मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी, बागपत से मनुदेव उपाध्याय और हरिद्वार से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात मंडी में मिशन जिंदगी की करते हैं। यहाँ पिछले कुछ दिनों में हुई भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पुल और सड़कें तबाह हो गई। ऐसे में अब सिराज विधानसभा में पड़ने वाली 12 पंचायतों के लिए बगलामुखी रोपवे को आवाजाही के लिए पूरी तरह से मुफ्त कर दिया गया है। तो वहीं मंडी में ही दूसरी तरफ 30 जुलाई की रात सियाथी गांव में ऐसी तबाही मची थी कि उससे निशान आज भी वहां पर मौजूद है। यहाँ 6 महीने के एक डॉगी ने सबकी जान बचाई थी और अब
लोग नैना देवी मंदिर में शरण लिए हुए हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। वैसे तो देश के कई राज्यों में भारी बारिश से तबाही जैसे हालात बन गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई राज्य प्रभावित हुआ है तो वो है हिमाचल प्रदेश। यहाँ राज्य के कई इलाके पूरी तरह से लैंडस्लाइड और भारी बारिश की वजह से प्रभावित हुए हैं। कहीं पुल ढह गया तो कहीं सड़क मलबे में तब्दील हो गई है। आलम यह है कि आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। ऐसे में अब सरोज विधानसभा की सभी 12 पंचायतों के लिए माता बगलामुखी रोपवे एक उम्मीद की किरण बन गई है। इसी रोपवे के जरिए लोगों का आना जाना हो रहा है। खाद्य सामग्री और दवाइयां भी अब इसी के जरिए प्रभावित इलाकों तक पहुंचाई जा रही हैं। लोगों की परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से सभी 12 पंचायतों के लिए ये रोपवे पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है। इसके लिए हमने 12 पंचायतें पड़ती है सराज विधानसभा क्षेत्र में ना। हमने पहले 2 पंचायतों के लिए किया था, एक पांदली और बाखली के लिए। जैसे ही गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आए तो हमने 12 पंचायतों के लिए इसको फ्री कर दिया था। 750 मीटर की ये स्पैन है रोपवे का, और जो पहले जो रोड था वो 12 किलोमीटर जो है वहाँ से ट्रैवल करना पड़ता है लोगों को, और इससे थोड़ा बहुत सुविधा होगी लोगों के लिए। और फ्लैश फ्लड में भी काफ़ी सहायता मिली है, और अभी तक कम से कम 5000 लोग यहाँ से ट्रैवल कर चुके हैं जो आपदा में हमने फ्री किया है, और 35 टन तक का सामान हमने यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दिया है। आसपास की पंचायत के लोगों के लिए ये एक बड़ी राहत है, क्योंकि जहां पुल और सड़कें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं, वहां लोगों के लिए आवाजाही का अब एकमात्र जरिया ये रोपवे ही बचा है, या यूं कहें कि रोपवे लोगों के लिए लाइफलाइन बन गई है। यह एक लक्ष्य हमारा ठाकुर साहब जयराम का रहा, जो ये रोपवे बना है एक हमारी एक स्माल बन के रह गई, और इसका आना जाना बहुत हमारा पीठ का बोझा भी चल रहा है, और सब कुछ सुविधा इसमें आना जाना और सामग्री इत्यादि चीज बहुत कुछ जा रही है। अब आपको मंडी के उस गांव लिए चलते हैं जहां एक 5 महीने के डॉगी रॉकी ने गांव के पूरे 63 लोगों की जान बचाई थी। ये वही मंडी का सियाथी गांव है जहां कुछ दिनों पहले आसमान से आफत की बारिश कुछ यूं बरसी थी कि पूरा गांव ही तबाही के आगोश में समा गया था। मंडी के अंदर जो त्रासदी हुई उससे सब आहत हैं, सब प्रभावित हैं। मदद की भी जा रही है, लेकिन क्या अभी तक उसके जख्म कैसे हैं और क्या कहीं जहां जान बची क्या कारण रहे, वो आपको कहानी हम जरूर बता रहे हैं। हम सियाठी गांव में हैं, ये धर्मपुर मंडी का सियाठी गांव है, जहां पर 20 घर पूरे तरीके से प्रभावित हुए हैं। 6-7 तो पानी के साथ ही बह गए जब फ्लैश फ्लड आया, और उसके बाद अब भी लैंडस्लाइडिंग हो रही है, और पूरा एरिया आप देखिए किस तरीके से मलबे के अंदर तब्दील है। हालांकि इस तबाही से ठीक पहले गांव के लोगों ने नैना देवी मंदिर में शरण ले ली, लेकिन अपने गांव और घर को नहीं बचा पाए। इस तबाही में गांव के बच्चों का भविष्य भी कहीं धूमिल हो गया। उनकी किताबें, उनका स्कूल बैग, सब कुछ तबाही के आगोश में समा गया। किताबें थी, बैग थे, और मतलब जो हमारी पढ़ाई का घर के ऊपर सारा मलबा आ गया, जिसकी वजह से हम अपनी किताबें, बुक्स नहीं निकाल पाए। ड्रेस तो हम जल्दी में निकाल दी थी। क्लास में पढ़ते हो? 12th में। और स्कूल कितनी दूर है यहाँ से? 1-2 किलोमीटर है। हाँ, फिर आप स्कूल यहीं से जा रहे हो मंदिर से? हाँ जी, यहीं से जा रहे हैं हम लोग। यहीं से बच्चे अब स्कूल जाते हैं और यहीं मंदिर परिसर में ही पढ़ाई लिखाई भी करते हैं। भले ही यहाँ लोगों का परिवार सुरक्षित है, लेकिन स्थानीय लोगों की आंखों में वो तबाही का मंजर साफ दिखाई देता है जब कुदरत के कहर ने उनसे उनका घर छीन लिया था। ये दर्द अभी भी लोगों के दिलों में है। कैसे बचाई आपने जान? क्योंकि हादसा तो सर वो एक घर था पहला ऊपर, फिर वो गिरा, वो बच्चे मुश्किल से, फिर उन्होंने नीचे कॉल कर दी सबको कि भाई भागो, अब हमारा घर तो गया। उसी घर में जिसमें वो कुत्ता था? वो जी, उन्होंने बोला कि अब भागो, हमारा घर तो गया। अब ऊपर सारा मलबा नीचे की ओर ही आ रहा था। फिर एक एक करके जैसे एक साइड में थी जगह ना थोड़ी, इकट्ठे थे सारे घर, फिर एक एक करके उस बारिश में ही भगाया सबको, बच्चों को उठाया, फिर एक जगह इकट्ठे हुए खाली जगह में। हाँ जी। राहत की बात यह है कि अब प्रभावित इलाकों में फिर से चहल पहल बढ़ने लगी है। लोग धीरे धीरे अपने टूटे और जर्जर घरों की ओर बढ़ रहे हैं।
इस उम्मीद में कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन मंडी में तबाही के निशान आज भी मौजूद हैं। मंडी से अमन भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको मंडी के सियाथी गांव से उस हीरो से मिलवाते हैं जिसने एक दो नहीं बल्कि गांव के पूरे 60 से ज्यादा लोगों की जान बचाई थी। ये कोई और नहीं, गांव के ही ललित कुमार का 6 महीने का पपी रॉकी है। और देखिए 29 और 30 जुलाई की रात जब सियाथी गांव में आसमान से आफत की बारिश हो रही थी तो रॉकी ने खतरे को पहले ही भांप लिया था और गांव वालों को चौकन्ना कर दिया था, जिसकी वजह से गांव के लोगों की जान बच पाई है। ये आपका पेट है, इसके बारे में आप बताइए कि कैसा इसका बिहेव जैसे है, कैसे इसने इंडिकेशन दी, आपको कैसे पता लगा ये कुछ ऐसा बता रहा है जो खतरनाक है या डिजास्टर है? ये सर 30 जुलाई की रात की बात है, रात के 12:30 बजे की बात है। जैसे सब फैमिली वगैरह रात को सोई हुई थी तो ये रात को बाहर जोर जोर से चीख रहा था। फिर जैसे मेरी नींद खुली, मैं बाहर घर के आंगन के बाहर आके देखा, मैंने 12:30 बजे के बीच की बात है। तो मैंने जैसे अपने घर से रात को बाहर निकला तो मेरी बाहर आके ग्राउंड फ्लोर में जब निकला तो रात को इतनी बारिश हो रही थी। आपका घर दिख रहा है अभी यहाँ से? नहीं सर, अभी नहीं दिख रहा, अभी वो मलबे में दफन हो चुका है। गिरीश आपको विजुअल्स दिखाएंगे कि जहाँ की बात कर रहे हैं वो अभी वो हालात कैसे, क्या हुआ, क्या था? फिर जब मैंने बाहर देखा तो ग्राउंड फ्लोर में बाहर इतनी बारिश हो रही थी। फिर जब ये डॉगी हमारा चीख रहा था जोर जोर से, मैंने इसको घर के साथ ही इसको रखा था। फिर मैंने जाके इसको बाहर निकाला। फिर जब मैं रात इसको बाहर निकाला, ये मेरे पीछे मेरे घर के, ये ग्राउंड फ्लोर पे था, बंधा हुआ था, आपने इसको खुला और बाहर निकाला? हाँ जी। फिर ये मेरे साथ घर में आ गया। हाँ जी, आप सोए हुए थे। फिर मैंने जिसको बाहर निकाला। कौन कौन था आपके घर में उस समय? घर में सब मम्मी पापा, फैमिली वगैरह सब कुछ, फैमिली पूरी थी। हाँ जी, हम 10-11 फैमिली पूरी। हाँ जी। और आसपास के जो घर है ये डैमेज है, कितने लोग इनमें थे? 20-21 फैमिली थी? यहाँ पे 20-22 फैमिली रहती थी, यानी कि पूरे घर जो एरिया में पूरे घर वो डैमेज है। हाँ जी। तो आप उठे, फिर आपने इसको खुला छोड़ दिया, फिर उसके बाद क्या किया? जब मैंने इसको खुला छोड़ा तो ये मेरे घर के आके ग्राउंड फ्लोर में वहाँ पे बैठ गया। फिर मैं अपनी दूसरी मंजिल पे फ्लोर पे आया तो जब मैंने दूसरे फ्लोर पे आके मैंने अपने घर के चारों ओर देखा तो पूरी एक जितना घर की लंबाई थी वहाँ पे पूरी एक लंबी लाइन खींच चुकी थी जो कम से कम 2 फुट चौड़ी थी। फिर मैंने उसको देख के अपनी फैमिली को बाहर निकाला, सबको सेफली। एक मेरी हैंडीकैप्ड सिस्टर है, मैंने उसको अपने कंधों के ऊपर उठा के अपने दादा दादी के घर चला गया। फिर वहाँ पे दादा दादी के घर पे जाके मैंने अपनी फैमिली को वहाँ पे अंदर उनके रूम पे रखा। फिर जब बाहर मैंने 5 मिनट के बाद बाहर अपने घर की तरफ देखने लगा तो पूरा घर मेरी आंखों के सामने नीचे ध्वस्त हो गया। जब मेरा घर नीचे चला गया तो मैंने अपनी दादा दादी को भी वहाँ से निकाल के, मेरे चाचू और चाचू का लड़का था तो मैंने उनको भी घर से निकाला और हम तीसरे जो हमारे घर से ऊपर और मकान था वहाँ पे चले गए। वहाँ पे हम रात को 2-2:30 बजे के बीच पहुँचे। फिर रात को कुछ पता नहीं लगा। फिर हम सुबह 3:30-4 बजे के बीच दोबारा यहाँ जब सुबह हुई तो हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे ये मंजर देखने को मिला हमें। कितनी देर बारिश होती रही और कितने बजे से लगी थी? सुबह तक बारिश? सुबह बारिश 7-8 बजे तक कंटिन्यू लगी रही। अगर सर ये कि रात को इसने अपनी बाज ने निकाली होती शायद तो ये पूरा गांव आज ना होता। जितने भी ह्यूमन हम बच चुके हैं वो सारे कोई जिंदा ना होता। अब बात तकनीकी कर लेते हैं। जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा हाई स्पीड इंटरनेट तैयार किया है जिसमें पलक झपकते ही HD क्वालिटी की 4 फिल्में डाउनलोड की जा सकती हैं। बिल्कुल, आपको बता दें इस इंटरनेट की स्पीड 1.02 पेटाबिट्स प्रति सेकंड की है और ये दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट बताया जा रहा है, जिसकी गति मौजूदा दुनिया में औसत घरेलू इंटरनेट कनेक्शन से 1 लाख गुना ज्यादा है। जिस जापान ने बुलेट ट्रेन की स्पीड से कभी दुनिया को दंग कर दिया था, उस जापान ने अब इंटरनेट की बुलेट स्पीड से सबको हैरान कर दिया है। जापान के रिसर्चर्स ने 1.02 पेटाबिट्स प्रति सेकंड की इंटरनेट स्पीड हासिल करके एक नया रिकॉर्ड बना डाला है। इंटरनेट की ये स्पीड कितनी है, ये कुछ यूं समझिए कि इस स्पीड से आप पलक झपकते ही नेटफ्लिक्स की पूरी लाइब्रेरी डाउनलोड कर सकते हैं। जापान ने इंटरनेट की जो स्पीड हासिल की है उसके मुकाबले में देखें तो दुनिया अभी बहुत पीछे है। इंटरनेट की ये जापानी रफ्तार
अमेरिका में मिलने वाले नेट की स्पीड से 35 गुना ज्यादा है और भारत के इंटरनेट स्पीड के मुकाबले 1.6 करोड़ गुना अधिक है। ये कमाल जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने किया है और इसमें उनका साथ सुमितोमो इलेक्ट्रिक ने दिया है। एआई के बढ़ते दायरे के बीच दुनिया काफी वक्त से सुपर इंटरनेट स्पीड की रेस में जुटी है, लेकिन इस रेस में बाजी जापान ने मारी है। यूं समझिए, जापान ने इस रेस में सदियों आगे की छलांग लगा ली है। तो अब समझाते हैं कि आखिर इंटरनेट की इस बुलेट स्पीड से होगा क्या। फिलहाल तो पहला फायदा ये होगा कि इंटरनेट स्पीड से एआई प्रोसेसिंग में लगने वाला समय घट जाएगा। साथ ही क्लाउड कंप्यूटिंग, जेनरेटिव एआई, ऑटोनोमस व्हीकल और रियल टाइम ट्रांसलेशन टूल्स की प्रोसेसिंग का वक्त काफी कम हो जाएगा। आप सेकंड के 10वें हिस्से में नेटफ्लिक्स की पूरी लाइब्रेरी डाउनलोड कर लेंगे और विकिपीडिया के मौजूदा कंटेंट का सेकंड में 10 बार बैकअप ले पाएंगे। जापान ने जो कर दिखाया है उसे तकनीक की दुनिया में धमाका कहा जा रहा है। ये इंटरनेट स्पीड किसी तुक्के से हासिल नहीं हुई है, बल्कि इसके लिए रिसर्चर ने मौजूदा स्टैंडर्ड साइज फाइबर ऑप्टिक केबल की ही मदद ली है और इस पर डेटा ट्रांसमिट करके इस स्पीड को हासिल किया है। इस लिहाज से देखें तो जापान ने वो कर दिखाया है जिसने तकनीक की दुनिया में क्रांति ला दी है। हालांकि आम लोगों को इस स्पीड में इंटरनेट मिलने में वक्त लगेगा, लेकिन ये तो तय है कि नेट की इस रफ्तार ने इंटरनेट की एक नई परिभाषा तो गढ़ ही दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको जम्मू कश्मीर के गांदरबल लिए चलते हैं, जहां कंगन में आर्मी की ओर से रेडियो स्टेशन की शुरुआत की गई है। खास बात यह है कि इस रेडियो स्टेशन में स्थानीय युवाओं को काम करने का मौका मिल रहा है और यहाँ कंटेंट क्रिएटर्स से लेकर आरजे तक सभी कश्मीरी युवा हैं जिन्हें अपने ही शहर और राज्य में अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिल रहा है। इसके अलावा इस रेडियो स्टेशन के जरिए स्थानीय लोगों को भी सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। आप सुने अपने खून से बनी आज को। वैसे अगर आपको भी किसी का इंतजार है तो इस इंतजार की घड़ी को बहुत खूबसूरत बनाता है क्या? जी हाँ, आपका हमारा साथ शो चल रहा है मॉर्निंग स्पेशल मेहमान के साथ आरजे तरण। घाटी की खूबसूरत वादियों में संगीत का तराना, फिजाओं में घुली है गीतों की महक। ये महज एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन है। इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि बहुत सारी जगहों पर ना ट्रैफिक जाम होता है। ट्रैफिक जाम का कहीं ना कहीं कारण हम लोग बनते हैं। दरअसल भारतीय सेना ने गांदरबल के कंगन में एक रेडियो स्टेशन शुरू किया है। इस एफएम को 88.4 मेगाहर्ट्ज पर सुना जा सकता है। आपका और हमारा साथ मजीद खूबसूरत बनाए। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा खूबसूरत क्या होता है? खास बात यह है कि इस रेडियो स्टेशन के जरिए लोकल यूथ को एक बड़ा मंच मिल रहा है, जहां वो अपना टैलेंट निखार सकते हैं और इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के जरिए युवा दुनिया भर में अपना नाम भी बना सकते हैं। स्टेशन में जरूर करें और जितना हो मेरे लिए मेरे टैलेंट को पहचानने में मुझे खासी मदद मिली है, क्योंकि जो ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस होते हैं यूथ को एम्पावर करने के लिए ही बनाए गए हैं। कई ऐसे रेडियो स्टेशंस है अक्रॉस द वैली, 15 रेडियो स्टेशंस एटलीस्ट कम से कम 15 रेडियो स्टेशंस हैं जो कम्युनिटीज को एम्पावर करते हैं। और वो कैसे एम्पावर करते हैं, न कि खाली अपने कंटेंट के जरिए, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि हर एक लोकल यूथ को जो है, हर एक लोकल टैलेंट को जो है एक मौका मिलता है कि असल में हम लोगों ने जो अभी तक रेडियो खाली सुना है, लेकिन रेडियो असल में वर्क करता कैसे है, और इस सब को निखारने के लिए जो हमें मदद मिलती है वो हमें इसी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से मिलती है। यही नहीं, इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को सशक्त बनाना भी है, जिससे युवाओं को शिक्षा और संस्कृति से भी जोड़ा जा सके। इसके अलावा ये रेडियो स्टेशन गांदरबल के साथ साथ कश्मीर के लोगों को भी आपस में जोड़ने का काम करेगा। I would like to say कि this is a great initiative took by Indian Army कि community radio stations जो है वैली में चल रहे हैं, और उसी प्रोग्राम के तहत ये एक रेडियो स्टेशन भी यहाँ पर जो कंगन में एस्टेब्लिश किया गया आर्मी के द्वारा। I think it works as an bridge between the community and
गवर्नमेंट। हमारे यहाँ से कंटेंट भी हैविंग सम पावरफुल मैसेज हर दिन शेयर होता है। सो आई वांट टू टेल द पीपल के गेट कनेक्टेड विद अस एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें हर दिन एक मैसेज रहती है। स्पेशली वो दिन जो है वो हम मना रहे हैं, मतलब कौन सा दिन होता है, उसकी अहमियत क्या है, और कभी कभी ऐसी जो गवर्नमेंट स्कीम्स को लेके या कभी कभी कोई मैसेज लेके वो लोगों तक हम पहुंचाते हैं। इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के जरिए लोगों तक अमरनाथ यात्रा की सही और सटीक जानकारी भी पहुंचाई जा रही है और लोगों को सुरक्षा से जुड़ी जानकारी भी अब उनके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर मिल रही है। मैं रेडियो कंगन में एज ए कंटेंट क्रिएटर काम करता हूं। जो ये स्कीम निकाली है इंडियन आर्मी ने, जो यहाँ पर रेडियो लॉन्च किया है, ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर द लोकल यूथ, क्योंकि मैं भी एक लोकल यूथ हूँ और यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो आगे भी यहाँ से और भी अपॉर्चुनिटीज होगी जिससे यहाँ लोग काम कर सकते हैं। जैसे कि हम रेडियो पे जो भी दिन भर ब्रॉडकास्ट होता है, शाम को वो हम डिजिटली अपने सोशल मीडिया साइट्स पे अपलोड करते हैं ताकि मास रीच हो जाए, लोगों तक ये पहुँचाए। स्थानीय लोगों को भी इस बात की खुशी है, उनके अपने गांधरबल में अब उनका अपना रेडियो स्टेशन है, जहां से वो सरकार की उन सभी योजनाओं के बारे में जान सकेंगे जिनसे उनके जीवन में बदलाव होने वाला है। इसके अलावा स्थानीय लोगों को भी अपनी समस्याएं बताने और कहने का ये रेडियो स्टेशन एक जरिया बन रहा है। ये एक अच्छी बात है कि हमारे लोकल एरिया में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का ऑफिस खुल चुका है। अब जो भी हमें कोई इंफॉर्मेशन हासिल करनी होगी हम अपने लोकल रेडियो स्टेशन से वो हासिल कर सकते हैं। हमारे जो भी मसले मसाइल होंगे, हमारी जो भी शिकायत होगी, हमारे जो भी जिंदगी से वाबस्ता काम होंगे, हम वो बआसानी अपने लोकल रेडियो प्लेटफॉर्म से हासिल कर सकते हैं, या कोई भी मालूमात होगी हम उनके जरिए से वो हासिल कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये रेडियो स्टेशन गांधरबल के लिए किसी सौगात से कम नहीं है और न सिर्फ गांधरबल बल्कि मध्य कश्मीर और स्थानीय युवाओं के लिए भी एक बेहतरीन मंच है, जहां वो अपने टैलेंट को निखार कर घाटी के विकास में अपना योगदान दे सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देख रही हो श्वेता, शगुफ्ता आज विनोद को ले आई है। देख रहे हो विनोद, सब तुम्हारी फैन माँ हो गई हैं। अरे हाँ भाई, हाँ बिल्कुल फैन तो हो गई हैं, वो भी बड़ी बड़ी फैन हो गई हैं। देखिए भाई, विनोद के चर्चे हर जगह हैं। पंचायत में विनोद ऐसा दिखे कि सीधे आंखों से दर्शकों के दिल में उतर आए। इन्होंने ये बात की है, देखिए। कहते हैं ना कि रील और रियल में क्या अंतर है। ये रियल है, जो हम चला रहे हैं वो रील है, लेकिन ये रियल है जो इस वक्त आपके सामने है कैमरा पे। अब आते हैं विनोद कैरेक्टर पे, पंचायत सीज़न 4 पे। इतने कॉम्प्लीमेंट्स हैं आपके लिए, इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन है, लोग थक नहीं रहे हैं बोलते बोलते। कुछ मैंने निकाले हैं कॉम्प्लीमेंट्स की। देयर शुड बी अ स्पिन ऑफ सीरीज़ ऑफ विनोद अलोन, क्लासी एक्ट। मतलब कितने लोगों के चेन ऑफ रिएक्शंस थे और चेन ऑफ रिएक्शंस अच्छे थे, पॉजिटिव थे, सकारात्मक थे। सबने कहा कि विनोद एक ऐसा एकमात्र कैरेक्टर जिस पे अकेले पे पूरी वेब सीरीज और फिल्म बननी चाहिए। ये आपके फैंस का कहना है। मतलब पता नहीं कैसा लगता है ये सुन के। अरे बहुत, इस बार के सीजन के बाद तो मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला, प्यार मिला, बहुत प्यार। मैं बोल ही रहा हूँ कि जिस दिन रिलीज हुआ है और 12 बजे रिलीज हुआ और सुबह तक मतलब मेरे पास मैसेजेस की भरमार थी। मैं सोशल साइट पे जा रहा हूँ और देख रहा हूँ और ऐसी प्यारी प्यारी रील्स लोगों ने डाली थी मेरे सीन्स काट के, और उस पर इतना मतलब खूबसूरत और प्यार देने वाले वाक्य थे कि मैं खुद 2 दिन तक रोया हूँ वो देख के। मतलब मुझे खुद लग रहा है यार ये क्या है, इतना प्यार कोई कैसे कर सकता है, और वो दिया है लोगों ने वो प्यार। तो मतलब मेरे लिए तो ये सब बिल्कुल जादू की तरह है। जादू की तरह से बेहतर होने की ये जद्दोजहद तो एक्टर की ज़िंदगी में चलती रहती है ना। अच्छा, मैंने कल परसों ही सीज़न ख़त्म किया है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। पंचायत 4 संडे को कंप्लीट किया है मैंने। उसमें जो वो डायलॉग है ना, 2-3 चीज़ें मैं शेयर करूँगी। एक तो हम गरीब हैं लेकिन गद्दार नहीं। उस टाइम जो आपने इमोशंस दिखाए, लड्डू खाते खाते और खाना खाते खाते, ठीक है, वो मोमेंट था जिसने दिल जीता। वो मोमेंट बहुत इमोशनल करने वाला था। वो पल था जो एक मैसेज देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए यार, वफादार तो रहिए किसी भी सिचुएशन में। ये लोगों ने भी इनफैक्ट इस चीज़ को सराहा है।
एक वो मोमेंट जब भूषण इलेक्शन जीत जाता है और वो जो आपका विनिंग डांस है, ठीक है, लड्डू खिलाना ऑपोजिशन पार्टी को, कैसे किया? ये बहुत सवाल आता है, लेकिन फिर मुझे वही लगता है कि 15 साल गुजर गए इस शहर में भी। पंचायत का वो सीन करते करते मैंने कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं, लेकिन वो जिस तरीके से लिखा भी हुआ है, मैंने चंदन भाई को भी शुक्रिया बोला बहुत कि आपने मेरे लिए लिखा और मुझे एक थोड़ा सा पर्सनल स्पेस मिला उस पंचायत के उसमें कि ये आपके लिए लिखा गया है और आप करिए। तो वो विनिंग जो फ़ोन है वो बस वही था कि ये वाकई जीत हुई है और वो सोच की गुजर गई इस शहर में 15 साल। ऐसा मतलब मेरे दिमाग में बस वही एक वो होता है और मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं खुश हूँ। खुश है? हाँ, मतलब उस सीन का भी जो पंचायत का सीन है। आपका फेवरेट कौन सा है अशोक? मुझे कॉल वाला, जो कॉल आती है मुझे कि हम जीत गए हैं। तो वो जीतना मतलब वाकई मेरे लिए ये था कि हाँ, मैं उस चीज़ को महसूस कर पा रहा था कि वो जीतना है, एक आम आदमी की जीत, एक सच्चे आदमी की जीत जिसके पास उप प्रधानी की पोस्ट थी। वो लड्डू खिलाना भी ऐसा कोई मेरा प्री प्लान नहीं था कि मैं उस इमोशन के साथ खिलाऊंगा, लेकिन वो जो इमोशन निकला वो बस वो उसके लिए मुझे बहुत मैसेज आए कि कई मैसेज आए कि वो आपका लड्डू खिलाना ना मतलब हम प्रधान जी के हारने से बहुत दुखी हैं, लेकिन आपका वो फ़ोन कॉल और आपका जो आखिरी में आप जिस तरीके से लड्डू खिला के लौटते हैं, तो उसने ना प्रधान आप लोगों की जीत को ना, मतलब भूषण की जीत को ना, कि वो बुरा लगना बंद हो गया कि नहीं यार ठीक है, इनका जीतना, वो जीतना हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा अशोक, अब मुझे ये बताओ कि वैसे तो पंचायत के सारे ही कैरेक्टर्स सॉलिड कैरेक्टर्स हैं, है ना? अगर मैं देखूं किसी एक कैरेक्टर को, अगर मैं सचिव जी या किसी भी कैरेक्टर को बाहर निकाल देती हूँ ना, तो इनकम्प्लीट सी पिक्चर दिखती है। आपका फेवरेट किरदार कौन सा है? आपकी क्लोज केमिस्ट्री सेट पर किसके साथ थी? कितना एंजॉय किया आपने शूट करते हुए? मेरी सबके साथ। मैं खूब मस्ती खोर आदमी हूँ, मैं सेट पे खूब मस्ती करता हूँ। पंचायत के जितने भी किरदार हैं, चाहे जो भी हैं, वो सब ना एक माला में मोतियों की तरह है। अगर एक भी निकलेगा तो पूरी माला टूट जाएगी। तो भाई बारिश का मौसम है और मेट डिपार्टमेंट ने कह ही दिया है कि आने वाले 1-2 दिन अच्छी खासी बारिश दिल्ली एनसीआर में हो सकती है। तो एंजॉय कीजिए अपना वीकेंड। हम मिलेंगे आपको सोमवार को शाम 5 बजे चाय पर चर्चा में।